हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। एंड एज पर योर डिमांड कि मुझे प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि एनिमल सेल्स में भी होती है और प्लांट सेल्स में भी होती है। बट इन क्लास 11th में जो रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स है, वहां पे जो प्रोसेसेस आ रही है, जो साइकिल्स हम पढ़ेंगे, वो आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 of the video. So let us discuss about the respiration process. So respiration process is what, in simple language अगर मैं आपको explain करूं, because in the eukaryotic organism, whether it is eukaryotic or prokaryotic organism, सारे organisms, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होंगे। और अगर किसी सेल को अपने अंदर जितनी भी उसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वेदर इट इज द सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, so there are so many functions which is actually undergoing in the cell, so that these functions they are only possible if the cell receive the free energy। यानी कि किसी भी लिविंग सेल को एनर्जी की जरूरत होती है अपने सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली द सेल गेट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। बिकॉज सेल के अंदर जो एनर्जी फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपके पास ग्लूकोज। तो जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज जो है वो CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एनर्जी रिसीव होगी और इसी एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में सिंथेसाइज कर लेंगे। तो सिंपल स्टोरी ये है कि किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल है या फिर वो एनिमल सेल है, वहां पे किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक, जो फूड होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होना होगा, तो वो जो है आपके पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके एक फ्री एनर्जी रिलीज करेगा और उसी एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे। दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द टॉपिक। लेकिन हमें इस टॉपिक को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है, स्टेप वाइज से स्टेप समझना है, ताकि जितनी भी साइकिल्स, क्योंकि जितनी भी फ्री एनर्जी सेल में रिलीज होती है वो सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती। एक्चुअली इट इज एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड्स होती है। तो वी नीड टू डिस्कस दीज मल्टीपल स्टेप। So first of all, let us start with the introduction. देखिए, living cells they require an input of free energy, right? हर एक सिस्टम को काम करने के लिए फ्री एनर्जी चाहिए होती है। आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हैं, जिसकी किसी भी सिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको फंक्शनल रहना है तो। Then the energy, why energy is required, why the cell or any system is required energy? So for maintaining the highly organized structure, means inside the cell, if we are talking about the living system, तो living system is a cell, तो inside the cell there are so many organelles are present, whether it is mitochondria, chloroplast, nucleus, Golgi body. So all these structures they need high maintenance. उनको उनके रिपेयरमेंट भी होनी जरूरी है, उनके अंदर बायोसिंथेसिस भी होना जरूरी है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होनी जरूरी है। तो उन सभी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी, सेल को एनर्जी चाहिए। इसके अलावा बायोसिंथेसिस के अलावा सेल में मूवमेंट भी होती रहती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का मूवमेंट भी होता है। तो इन सारे रीजंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें, तो बेसिकली द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट which is being oxidized as which is being oxidized so that the cell get energy, so that substance is known as a respiratory substrate। और respiratory substrate generally कोई भी organic substance होने वाला है, whether it is carbohydrate, protein or we can say fat molecules, so these are the respiratory substrate, right? इसके अलावा there is one data कि if we are having the glucose, 1 mole of glucose which is equal to 180 gram, अगर आप 1 mole of glucose ले रहे हो which is 180 gram, तो जब भी उसका complete oxidation होगा तो we will get 686 किलो कैलोरी। यहाँ पे there was one exam जो मैंने दिया था, उसमें this data was actually being asked in that question, क्योंकि generally students याद नहीं करते, but ये this is not for the क्लास 12th और 11th यानी कि नीट एस्पिरेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट जो कि हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेटा याद करना जरूरी है। इसको अगर आप किलो जूल में करेंगे तो इट इज 2870 किलो जूल, राइट? Then after the complete oxidation of
द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सेल मेक 30 और 32 एटीपी, कुछ केसेस में 30 एटीपी, कुछ में 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो सेल को ये एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज कि वी हैव दिस ग्लूकोज. देखिए जनरली क्या होता है कि हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कुछ भी ले सकते हैं. कुछ भी का मतलब किसी प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी मिलेगी, किसी फैट के ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी मिलेगी, बट यहाँ पे जनरली हम जिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जनरली यूज करते हैं, जो मेजरली यूज करते हैं, वो हमारे पास ग्लूकोज होता है. तो यहाँ पे इसीलिए ग्लूकोज लिया गया है. तो दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट रिक्वायर एटलीस्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, राइट. तो दिस कार्बन इट इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम दिस glucose molecule, 6 carbon, right. Then 6 molecule of water will be released and as a result energy, right. So this energy is what? It is 686 kilocalorie. This much of energy is released this during the complete oxidation. This is the complete oxidation of the glucose, right. अभी जैसे जैसे हम चैप्टर को सीक्वेंस में शुरू करेंगे आपको थोड़ी स्टोरी अच्छे से समझ में आती जाएगी कि किस सीक्वेंस में हमें इसको पढ़ना है. उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं कि एक्चुअली में 2 टाइप से होता है. एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक लोअर क्लासेस तक, वो यही होता है कि अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. इसके अलावा यहीं पे एक और टर्म भी आती है विच इज एक्चुअली द फर्मेंटेशन, जिसको भी हम आगे डील करने वाले हैं. तो जब भी हम अब फर्स्ट, क्योंकि हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन में, वो सबसे पहले हम एरोबिक को डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस द अनएरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सीक्वेंस में हमको चलना है चैप्टर में, उसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन को सबसे पहले ले रहे हैं. तो जितनी भी एंजाइमेटिक catalyzed chemical reactions होती है which proceeds in multiple steps, so they are majorly divided into 3 processes. Now the first process is glycolysis. आप ग्लाइकोलिसिस को बहुत बार लाइक उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट जो पाथवे है, जो आपके पास फ्लो चार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, वो लर्न हो जाए, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे स्टेप्स में मिस्टेक कर देते हैं. प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे NADH हो रहा है, कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, कहाँ पे कौन से एंजाइम्स यूज होंगे. तो दैट process, that complete glycolysis we will discuss in detail, और आई एम श्योर कि आपको वो यहीं पे लर्न हो जाएगा. सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, देखिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम दोनों में प्रोसीड हो सकता है. लेकिन अगर अभी मैं आपको यूकैरियोटिक सिस्टम में बताऊं तो आपको हर एक स्टेप की लोकेशन भी पता होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो किसी भी सेल के साइटोसोल में होती है, राइट. यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा. From the 1 mole of the glucose, there will be formation of the 2 pyruvate molecule. Clear? And how? That we will discuss later. The second step or the second process of the aerobic respiration, it is a citric acid cycle. So in eukaryotic cell, this citric acid cycle, it proceeds with the mitochondrial matrix, because ये सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा ऑर्गेनेल, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स रीजन होगा वहां पे कौन सी साइकिल रन होने वाली है? सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. क्लियर है? इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ये दोनों, ये यानी कि ये जो चैप्टर जो आप पढ़ोगे ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक ऐसा छोटा पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसको आप मिस कर सकते हैं कि स्किप कर दें कि इसको ना पढ़े, बट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द स्टेप्स, ऑल द साइकिल्स, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Now the next third one, which is oxidative phosphorylation, जो सबके ऊपर से जाता है, that is very much important. The third step, oxidative phosphorylation, that occurs, what is the location? Inner mitochondrial membrane. जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, जो कि क्रिस्टे बनाती है, राइट. तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कौन सा स्टेप होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट. इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये सीक्वेंस आपको, यानी कि इस चैप्टर की आपको एक समरी पता हो जानी चाहिए.
कि सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस को। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद एक स्टेप आता है जिसको बोलेंगे हम एक्चुअली में इट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि इन दोनों के बीच का स्टेप होता है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे। देन उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बट इफ वी टॉक अबाउट द दिस प्रोकैरियोटिक सिस्टम, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोलिसिस कहां पे होगी, साइटोसोल में। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पे होगी, साइटोसोल में। अगेन बिकॉज द प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव द सेल ऑर्गेनेल, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, तो उस वजह से सारी की सारी प्रोसेसेस कहां पे होने वाली है, साइटोसोल में। बट दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन स्टेप इट विल अकर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप इस स्टेप की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होने वाली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। सिंपल सी लैंग्वेज में किसी भी सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और उस एनर्जी के फॉर्मेशन का जो स्टेप है, जो सीक्वेंस है, दैट वी नीड टू डिस्कस। सो ग्लाइकोलिसिस को एक और टर्म से जाना जाता है विच इज एम्डन-मेयरहोफ पाथवे, राइट। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस को एक और उसको नाम दिया जा रहा है विच इज एम्डन-मेयरहोफ पाथवे। क्लियर दिस थिंग, राइट। अब क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्चुअली में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। कौन सा स्टेप होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। बता ही चुकी हूँ कि किस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट देखिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, बट दिस पर्टिकुलर स्टेप इट इज नॉट the step in which the molecular oxygen will involved, right। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं आपको दिखेगा। अभी जस्ट हम साइकिल डिस्कस करेंगे, पाथवे डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली में ये जो जब ये साइकिल, ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो वहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, राइट। तो 1 mole of glucose it will make the 2 mole of the pyruvate, right। Because this is an enzyme catalyzed reaction, location is a cytosol that we had already discussed. It is a unique pathway. Why it is unique? Because यहाँ पे एरोबिक और अनएरोबिक कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेप में ये अनएरोबिक होने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये बहुत ही कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एमसीक्यू का। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी फिलहाल ग्लाइकोलिसिस से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, एक तो ये दूसरा नाम है इसका, एम्डन-मेयरहोफ पाथवे, एंड द सेकंड वन इज कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ग्लाइकोलिसिस स्टेप। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्लाइकोलिसिस। सो थोड़ा सा आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर ग्लूकोज की बात करेंगे। चलिए, सो द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, एंड द कार्बोहाइड्रेट में हम क्या ले रहे हैं, एक जो 6 कार्बन का जो एक मोनोसेक्राइड है, दैट इज ग्लूकोज। इट इज डी टाइप ऑफ ग्लूकोज, नॉट एल टाइप। आपको पता है शुगर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। हियर वी विल टेक डी टाइप ऑफ ग्लूकोज। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस ग्लूकोज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आप खुद सोचिए, ये ग्लूकोज था, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ गया है, राइट। तो फॉस्फेट कैसे जुड़ा होगा, फॉस्फेट कहीं से तो आया होगा, राइट। यहाँ पे फॉस्फेट किसने प्रोवाइड किया है, एटीपी में। देखिए, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। इस पहले ही स्टेप में ग्लूकोज को एनर्जी की जरूरत हुई। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी एक्चुअली में रिलीज होती है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एनर्जी दी जा रही है एटीपी की फॉर्म में। तो ट्राइफॉस्फेट होता है, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो गए, डाइफॉस्फेट में। 3 फॉस्फेट थे एटीपी के पास, 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो एक फॉस्फेट कहां चला गया, एक फॉस्फेट किसके पास चला गया, ग्लूकोज के पास। और उसने ग्लूकोज को क्या बना दिया, उसके 6th नंबर ऑफ कार्बन पे उस फॉस्फेट ग्रुप को जब अटैच करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। very important point here, the enzyme is hexokinase, very important, hexokinase enzyme, and the metal ion, because क्या होता है कि एंजाइम को अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कुछ मेटल आयन, कुछ केटाइंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन +2 जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। उसके बाद देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगर आप
बोलोगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्चुअली में दोनों के पास ही 6 कार्बन होते हैं, बट यहाँ पे उनका जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफर होता है, ठीक है। तो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉर्मेशन कन्वर्जन हो गया है। एंजाइम यहाँ पे आइसोमेरेज है। आइसोमेरेज देखिए आपको बहुत ही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आइसोमेरेज जहां पे भी एंजाइम यूज होगा, आइसोमेरेज का मतलब होता है सिर्फ रीअरेंज किया है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स विल रिमेन द सेम, ओनली दे हैव चेंज देयर पोजीशन। तो ग्लूकोज में भी जितने एटम और मॉलिक्यूल है उतने ही फ्रक्टोज में, बस पोजीशन चेंज हुई है, इसलिए यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम है। दिस स्टेप इट इज रिवर्सिबल। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू हुआ और सेल के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है, तो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो यानी कि सेल में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही रह जाएगा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होकर। देन उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद नेक्स्ट है आपके पास यस इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो स्टेप है जिसमें एंजाइम जो यूज हुआ, देखिए जो एंजाइम पे मैं स्टार लगाने वाली हूं ना, वो वाले एंजाइम्स आपको याद रखने। तो एक तो हेक्सोकाइनेज याद रखना है। अब थर्ड स्टेप देखिए, जहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6, अगेन देखिए द फर्स्ट कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज एंड द 6th कार्बन ऑफ द फॉस्फेट फ्रक्टोज सॉरी, दे हैव फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट कहां पे आया, पहले तो 6 पोजीशन पे ही फॉस्फेट था, अब फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गया। कहां से आया, who provided this phosphate, it is actually ATP। तो again the third step, it is actually needed 1 ATP molecule। यहाँ पे एनर्जी अभी हम दे रहे हैं, एनर्जी मिलनी नहीं है, अभी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एक्चुअली हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो 1 ATP molecule will provide the phosphate molecule so that it can convert into fructose 1,6 bisphosphate। Now when this molecule is formed of this pathway, यहाँ पे क्योंकि इसके पास कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन और 3 कार्बन में। और वो मॉलिक्यूल्स कौन से, द फर्स्ट वन इज अ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट पे हम डैप बोलते हैं, राइट। दिस इज DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब होता ये है कि यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम रोल प्ले करता है। अब हुआ ये कि ये जो DHAP होता है, ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है ये, अनस्टेबल। तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है। स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक्चुअली में हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अभी आप देखिए इस स्टेप में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जो टोटल अभी 5 स्टेप्स आपने डिस्कस किए, इन 5 स्टेप्स को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज का मतलब ये है कि इस फेज में अभी तक हमें एनर्जी मिली ही नहीं है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल किसके मिले हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिले हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज विच इज PFK। जहां पे भी ATP की रिक्वायरमेंट है, जहां पे एनर्जी को देना पड़ा है, वहां पे जो एंजाइम यूज हुए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेज को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का ये कौन सा फेज है, प्रिपरेटरी फेज है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कि जब हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ये सब के सब अब 2 ही मॉलिक्यूल है, राइट, ओके। So glyceraldehyde 3 phosphate के 2 molecules in the presence of this dehydrogenase enzyme, यहाँ पे NAD+, देखिए जब तक NAD+ है इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा, इसको ना अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। क्लियर, ये क्या करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो व्हेन दिस पर्टिकुलर NAD+ इट विल डोनेट इट्स एंजाइम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ है। एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है। उसके बाद है ये वाला स्टेप भी कैसा है, ये रिवर्सिबल है। सिर्फ ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल था, उसके बाद दिस स्टेप इज आल्सो इरिवर्सिबल। नेक्स्ट उसके बाद ऑलमोस्ट सारे, लास्ट को छोड़ के बाकी सारे रिवर्सिबल स्टेप है। Then we have 2 molecule of 1,3 bisphosphoglycerate, right?
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे स्टेप में मैंने स्टार लगाया, और एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जहां पे भी काइनेज एंजाइम आएगा इसका मतलब वहां पे अब वो टाइम आ गया है कि जब हमें एटीपी मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई देगा। तो काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन कराता है। तो यहाँ पे देखिए 1,3 है ना, तो 1,3 में से देखो नेक्स्ट स्टेप में एक पोजीशन से फॉस्फेट हट गया, राइट। पहले फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या थे, फॉस्फेट था। अब सिर्फ और सिर्फ थर्ड पे फॉस्फेट है, फर्स्ट पे फॉस्फेट नहीं है। तो वो फॉस्फेट किसने ले लिया, वो फॉस्फेट ले लिया एडीपी मॉलिक्यूल ने, क्योंकि एडीपी के पास कितने फॉस्फेट थे, 2, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब उसको जैसे ही फॉस्फेट मिला तो नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। So 1,3 bisphosphoglycerate will convert into 2 molecules of the 3-phosphoglycerate. This step is very very important because इस स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इस हैवी से टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए जब आप यहां पे लिखते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन आप नाम को पढ़ के ही देख सकते हैं। सबस्ट्रेट क्या है, जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम काम करता है। तो अगर आप इस स्टेप की बात कर रहे हैं तो ये जो एंजाइम है ये किसके ऊपर काम कर रहा होगा, इसके ऊपर। ये एंजाइम इसके ऊपर काम कर रहा है और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इस वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं हम। सबस्ट्रेट को कैसे यूज कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट के ऊपर हम फॉस्फेट लेके जा रहे हैं और फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं, इसीलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन आएगा कि इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस मेंशन द 2 स्टेप वेयर द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज अकरिंग, राइट। सो आपके पास दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज 3-phosphoglycerate which is of 2 molecule, it will be converted into 2-phosphoglycerate. There is no important to learn the name of the enzyme यहाँ पे। देन उसके बाद 2-phosphoglycerate, देखिए एक फॉस्फेट, ये पहले थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब कितनी पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे फॉस्फेट है। उसके बाद क्या है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, 2-phosphoglycerate किस में कन्वर्ट हो गया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, विच इज ऑल्सो नोन एज पीईपी, जिसको पीईपी बोलते हैं। उसके बाद पीईपी के बाद कन्वर्ट हो जाता है आपके पास पाइरुवेट विच इज अगेन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है अगेन, तो दिस एंजाइम मींस पाइरुवेट काइनेज, it will act on this substrate and it will provide the 1 phosphate group so that these 2 molecule of ATP they will get the phosphate and will convert into ATP, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास PEP से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन जाता है। तो आपको पता है पाइरुवेट मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। तो आप खुद सोचिए जब हमने कहानी शुरू की थी ग्लूकोज से जिसके पास 6 कार्बन था, हमारे पास बना है प्रोडक्ट पाइरुवेट, राइट। इसके पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन, लेकिन हमारे पास इसके कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे पास आ गए, बट क्या यहाँ इस स्टेप तक क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या यहाँ पे हमें ग्लूकोज से CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिली है, नहीं। तो दिस इज एक्चुअली 1 स्टेप of the oxidation of the glucose molecule. The next step was it is actually the citric acid cycle जिसको हम next lecture में discuss करेंगे। लेकिन अभी जरा रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा ATP कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इस पूरे स्टेप में मुझे आप खुद काउंट करके बताइए कितने ATP बने हैं। देखिए बने कितने हैं, 2 ATP एंड 2 ATP, कितने हो गए टोटल, 4 ATP। लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा वो वाले ATP जो कि आपने रिएक्शन के जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब आपने प्रोवाइड किए थे, यानी कि 1 एंड 2। तो 4 टोटल थे, 4 माइनस 2 कितने बच गए, 2। तो अगर क्वेश्चन आता है नेट एटीपी तो आप कितना बताएंगे, 2। नेट एटीपी कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अभी हमारे पास जो फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज NADH। उस NADH को भी हम ATP में कन्वर्ट करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस, इसको आप अगर
1 to 2 टाइम्स अगर एक बार नोटबुक में लिख के देखेंगे तो आपको सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेम ऑफ एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने स्टार लगाए हैं वो एंजाइम इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन से स्टेप रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी किस तरीके से, नेट एटीपी किस तरीके से काउंट करना। अभी हमने टोटल नहीं काउंट किए बिकॉज ये जो NADH है इसको भी हमें एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप विच इज सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप समझ में आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।